Okay. Good evening, Shivam. गुड इवनिंग सर। Okay, congratulations. आप इंटरव्यू में आ गए हैं यूपीटीसीएस के. थैंक यू सर। Okay. शिवम, आपका आप बॉर्न बॉट अप लखनऊ में हुए हैं, है ना? गोमती नगर जैसा आपका एड्रेस दिख रहा है. यस बताइए कि गोमती का कोई माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलर कुछ बताएंगे क्या? माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। किसके नाम पे पड़ा या फिर who all were associated with this name? सर मैंने पढ़ा है बट अभी याद नहीं आ पा रहा है, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं है. ये आप 2016 में बीटेक करने के बाद आप बैंक में काम कर रहे हैं, ये लक्ष्मी विलास बैंक, राइट? सर अच्छा, ठीक है. ये शेड्यूल्ड बैंक है या नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, क्या है ये? शेड्यूल्ड बैंक है। ओके, फाइन. अभी रिसेंटली काफी बैंक्स को मर्ज किया गया है, आपको पता हुआ है ना? बता सकते हैं क्या उनके नाम, कुछ याद हो तो? सर अभी रिसेंटली 10 बैंकों को मर्ज किया गया है। मर्ज करके 4 बड़े बैंक बनाए गए हैं। Okay. तो उसमें कुछ बैंकों के नाम है, इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है कैनरा बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2 बैंक हुए हैं। एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है और अच्छा, कोई बात नहीं. आंध्रा बैंक का मर्जर हुआ है एंड यूनियन बैंक का भी मर्जर हुआ है। तो ऐसे ये कुछ 4-5 बैंक है जिसमें से 10 बैंकों का मर्जर मिला के 4 बैंक बनाए गए। ओके. ओरिजिनल ये कॉन्सेप्ट किस कमेटी से इमर्ज हुआ था, कुछ याद है क्या आपको? सर मर्जर का कॉन्सेप्ट, हाँ, बिग बैंक्स का, लाइक सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा, बट मैं अगर आप अलाउ करें तो मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ, गेस कीजिए। शायद नचिकेत मोर कमेटी या उससे पहले नरसिंगन कमेटी भी के उस पे भी हुआ था शायद। अच्छा, ये एनपीएस का इशू हम काफी सुनते हैं और आप तो बैंक्स में आप काम भी कर रहे हैं, राइट? तो आपके हिसाब से व्हाट वर द बेसिक इश्यूज कि एनपीए का इतना इश्यूज रेगुलर चला आ रहा है और विच ऑल सेक्टर्स आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर दिस? गवर्नमेंट क्या सही डायरेक्शन में अपने स्टेप्स ले पा रही है या नहीं? क्योंकि कुछ साल पहले हमने भी काफी एसडीआर काफी चीजें लाई गवर्नमेंट ने कि, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई. ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ आप अपना कुछ इंसाइट दे पाएंगे? यस सर एनपीए का जो इशू है मेनली इसलिए है क्योंकि ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं होता है व्हाइल गिविंग एनी लोन, एंड स्पेशली ये उस टाइम होता है जब बड़े कॉर्पोरेट लोन्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो ब्रांच लेवल पे जो छोटे लोन होते हैं उसमें तो बेसिकली हम लोग ड्यू डिलिजेंस फॉलो करते हैं, बट जो बड़े लोन्स होते हैं उसमें आप ऊपर से जो प्रेशर है उसकी वजह से या और भी कई सारे कारण हैं उसकी वजह से फॉलो नहीं होता है। बट रिसेंटली गवर्नमेंट में इनफैक्ट 2015 के बाद से गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स इस पे उठाए हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड 1S4R एक जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से एनपीए का रेशियो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में थोड़ा सा कम हुआ है। फ्रॉम 13% ये शायद 11% पे आया है अकॉर्डिंग टू सम रीसेंट रिपोर्ट, जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि लाइक जैसा एक रिसेंट इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा कि लाइक विलफुल डिफॉल्टर्स की बात होती है, जहाँ पे बिग डिफॉल्टर्स की बात होती है, बट दे आर आल्सो द बिगेस्ट रिस्क टेकर्स आल्सो, राइट? क्योंकि उनको रिस्क भी उतना ही लेना होता है और हमारे सेटअप में, हमारे कंट्री में एक लेबलिंग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जरूरी नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, बट उनका रिस्क इतना है तो एक उनको डेमोन फिगर टाइप जो क्रिएट किया जाता है, वो जैसे अभी माल्या का रिसेंटली इशू था, विजय माल्या का. आपको नहीं लगता है कि बिग कॉर्पोरेट्स आर बाउंड टू टेक सच रिस्क और उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फिर रिकॉन्साइल करना चाहिए उनका, या फिर उनके जितने भी एनपीएस हैं उनको फिर से वेव ऑफ करना चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? सर जहाँ तक विलफुल डिफॉल्टर का सवाल है तो
उसमें 2-4 कंडीशंस होते हैं जिसके बेसिस पे बिल्कुल डिफॉल्टर किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी को जब तक वो अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे कर रहे हैं या उन्होंने जो भी कोलैटरल या मॉर्गेज रखा हुआ है उससे हमें कुछ परसेंटेज ऑफ एनपी अगर रिकवर हो जा रहा है तो फिर गवर्नमेंट को थोड़ा सा लेनियंसी उसमें बरतनी चाहिए ऐसा लगता है। बट स्टिल इसमें ये है कि लाइक जब तक वो पे कर पा रहे हैं, अगर उनके पास विलफुली वो अगर नहीं पे कर रहे हैं या जैसे विजय माल्या ने विलफुली नहीं पे किया, उनके पास इतना एसेट होने के बावजूद, तो उनके साथ तो मुझे नहीं लगता कि कोई लीनियंसी होनी चाहिए सर। अच्छा, मींस लाइक आप मैकेनिकल इंजीनियर भी रहे हैं, राइट? और बैंकिंग का भी आपको एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में आप कैसे देखते हैं अपने आप को सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में? और पर्टिकुलरली आप ये भी बताएं मुझे कि खासकर अभी जो क्राइसिस टाइम है, कोविड के टाइम में है, अगर सर्विसेज में आप जाते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर जैसे आप हैं, तो आप कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में या कुछ न्यू प्लान्स बनाने में कैसे गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे? सर yes, हाँ बोलिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए। बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर मैंने जो कॉलेज में पढ़ा है लाइक रोबोटिक्स एंड जो ऑटोमेशन वाला जो हमारा सिलेबस था, मुझे लगता है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन स्कीम्स। लाइक हमें अगर इस पैंडेमिक की सिचुएशन में हमें फॉर एग्जांपल सैंपल लेना है तो मोबाइल व्हीकल हम यूज़ कर सकते हैं इसी लाइक उसके लिए, इसी पर्पस के लिए हम मोबाइल व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं हम लोगों को अवेयर कराने के लिए। और इसके अच्छा शिवम, इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इनफैक्ट, कि जैसे आप जो कह रहे हैं कर सकते हैं, काफी चीजें इंप्लीमेंट हो भी रही हैं। मोबाइल वैन का कॉन्सेप्ट साउथ कोरिया से इंडिया में भी इंप्लीमेंट हुआ है और काफी हॉस्पिटल्स इस रोबोट टेक्निक को यूज भी कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेस रहे। लेकिन मेरा एक थोड़ा इमोशनल सवाल था कि लेस कॉन्टैक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जो पेशेंट जो भी एडमिट होते हैं अराउंड 14-15 डेज या कई बार हफ्ते लग जाते हैं उनको, लेस कॉन्टैक्ट ये कैसे उनमें वो कॉन्फिडेंस जगाएगा? एट द सेम टाइम हम लोगों को सुरक्षा भी देनी है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हॉस्पिटल स्टाफ्स एज वेल। तो कैसे बैलेंस इसमें करेंगे? आपको क्या लगता है कि मोर रोबोटिक्स इज रिक्वायर्ड और मोर इमोशंस इज रिक्वायर्ड? सर मुझे लगता है कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम मतलब एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। रोबोट्स का हम यूज कर सकते हैं अपलैंड एरिया में जहाँ पे हमारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे हम रोबोटिक्स का यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अवेयरनेस जनरेशन में हम डिजिटल मार्केटिंग और इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली कैपेसिटी बिल्डिंग में ह्यूमन सोर्स तो चाहिए होगा। मुझे लगता है कि एक मिडल पाथ दोनों का इंटीग्रेशन लेके अगर हम करें तो डिसेंट्रलाइज लेवल पे ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा ठीक है सर, आप क्वेश्चन पूछें। अच्छा शिवम, आपने पहले बीटेक किया, फिर बैंक में गए, फिर सिविल सर्विस में आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सर सिविल सर्विसेज में आना मतलब मेरा पहले से ही मेरा इसके प्रति झुकाव था, क्योंकि शुरू से ही उसके बेसिकली कुछ रीजंस है, जिसमें 2-3 प्राइमरी रीजंस मैं मानता हूँ अपने केस में, कि मेरे फादर जो हैं वो सिविल सर्विसेज में लाइक इज ए टीचर इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो उन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। एंड अपार्ट फ्रॉम इट मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दे सकता है जिससे मुझे आई कैन गिव बैक टू सोसाइटी, लाइक फॉर डेवलपमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, या जो लोअर स्टेटा है सोसाइटी का, उसके साथ में इंटरेक्ट करके उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता हूँ। एंड बैंकिंग का जो वहाँ तक सर, मैंने 2016 में मैं पास आउट हूँ, बीटेक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था। उसके बाद मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी थी सिविल सर्विसेज की, एंड लास्ट ईयर में थोड़ा पीयर प्रेशर और थोड़ा फैमिली का वो भी करके इंडिपेंडेंस एट सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बनने के लिए मैंने बैंकिंग का
तो अगर आप सिविल सर्विस में आएंगे तो आपका तो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज का कोई यूज नहीं रहेगा। सर तो मेरा मानना है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होगा, तो मैं मैकेनिकल में जो भी मैंने पढ़ा है उसका जितने लेवल तक मैं यूटिलाइज कर सकूंगा सिविल सर्विसेज में तो जरूर करूंगा। जैसे मैंने अभी सर को बताया है, मैं रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ या मोबाइल वैन, इन सब चीज़ों का जो मेरा टेक्निकल नॉलेज है उसका मैं यूज कर सकता हूँ सर। अच्छा, आपने पढ़ाई गोमती नगर से की है, माने लखनऊ में, राइट? यस सर। तो आप प्राइमरली अपने आप को कहाँ से मानते हैं, यूपी से या बिहार से? सर प्राइमरीली मैं मेरा पैटर्नल साइड है यूपी से, मेरे फादर हैं यूपी से एंड मेरी मदर है बिहार से सर। तो अगर उस पैट्रिलिनियल साइड से देखा जाए तो मैं यूपी से ही हूँ। अच्छा, पर अब ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड किए, बिहार या यूपी में? सर 26 ईयर मेरी एज है, तो मैंने 50-50 टाइम दोनों जगह यूज किया है, क्योंकि शुरू में मेरी पढ़ाई 3rd-4th क्लास तक मेरी बिहार छपरा में हुई थी एंड आफ्टर दैट 4 साल वहाँ पे ग्रेजुएशन भी किया है पटना बीआईटी कैंपस में। तो 8 से 10 साल मैं बिहार में रहा हूँ और उसके बाद मैं 10 से 12 साल के आसपास यूपी में भी रहा हूँ। तो इसका मतलब आप यूपी से भी इमोशनली जुड़े हुए हैं। ये यूपी में जो अभी क्रिमिनल्स का चल रहा है उसके प्रति आपका इमोशनल रिएक्शन क्या है? सर इमोशनल रिएक्शन ये जो भी हुआ वो तो काफी गलत था सर, इतना, और लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से भी ये हुआ है। बट ऐसे क्रिमिनल्स को जितनी स्पीडी ट्रायल में जितनी जल्दी सजा मिले वही समाज के लिए ठीक है सर। अच्छा, आपने डीएसपी का चॉइस भी दिया ही होगा ये Yes. सर्विस में, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस और क्रिमिनल्स का नेक्सस है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? सर पुलिस एंड क्रिमिनल्स का नेक्सस हम अगर हम डिजिटल टेक्निक्स का यूज करें, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, तो एक ये तरीका हम यूटिलाइज कर सकते हैं पुलिस एंड क्रिमिनल को नेक्सस को तोड़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट हमें जो पुलिस फोर्सेस हैं उसमें अवेयरनेस एंड एथिकल अवेयरनेस होती है वो एंड मोरालिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ये हमें देने की जरूरत है। तो ये 2-3 वो हैं जिसकी वजह से पढ़ा जा सकता है। एंड एक अच्छा, अच्छा, आप अगर डीएसपी बन गए तो आपको नहीं लगता है कि अभी डीएसपी की भी जान जा रही है, तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं सर, डर तो नहीं लगता है। नहीं लगता है। अच्छा, क्या ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है जो आप लाना चाहेंगे पुलिस में जिसकी वजह से हम क्रिमिनल्स को खत्म कर सके या उनको क्राइम को खत्म कर सके? एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट बताइए। सर मुझे लगता है क्रिमिनल से ज्यादा क्राइम को खत्म करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी में। तो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्म जो मैं चाहूंगा लाना, लाइक नेमिंग एंड शेमिंग ऑफ क्रिमिनल्स जो होता है कि इन्होंने ये क्राइम किया है, और लाइक पब्लिक उस पर सुनता है कि इन्होंने ये क्राइम किया है और इसकी ये सजाएं हैं, और जैसे ही इन्हें ये पुलिस की उसमें आएंगे इन्हें सजा मिलेगी। तो ये मैं एक कहना चाहूँगा। तो क्या विकास दुबे के बारे में लोगों को पता नहीं था कि वो क्रिमिनल ने क्या क्या काम किए हैं? ये तो पता ही होगा आई थिंक मोस्ट लोगों को, फिर भी वो इतना सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं। यस सर। सर कुछ पॉलिटिकल नेक्सस भी कुछ पीछे जिसकी वजह से उसको इतना सपोर्ट मिला है। बट अच्छा, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो क्या लगता है अगर बैंक को हम प्राइवेटाइज कर दे तो उनकी समस्या खत्म हो जाएगी? सर प्राइवेटाइजेशन के अपने फायदे और कुछ नुकसान है। जैसे प्राइवेटाइजेशन से कॉम्पिटिटिवनेस आएगा बैंकिंग सेक्टर में एंड ड्यू डिलिजेंस फॉलो किया जाएगा प्राइवेटाइजेशन से, और जो लैक्स एटीट्यूड होता है पब्लिक सेक्टर बैंक का वो भी आपका कुछ हद तक कम होगा। बट उसके अपने भी नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वो उन पे पब्लिक का ट्रस्ट है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे आज अभी इनफैक्ट 21st सेंचुरी में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक पे तो पब्लिक का उतना ट्रस्ट नहीं है।
प्राइवेटाइजेशन एक मात्र उपाय मैं नहीं मानता। अगर रिफॉर्म्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो गवर्नमेंट लेके आई है, तो उससे काफी फायदा हो सकता है। अच्छा, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, राइट? यस सर। तो ये कहा जाता है कि मोटर और जनरेटर में ज्यादा फर्क नहीं होता, आप उसका प्रिंसिपल समझाएंगे? सर जनरेटर प्रिंसिपल है मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड मोटर का है इसका उल्टा, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मोटर जो हम पंप्स में यूज करते हैं, एंड जनरेटर जिससे हम डीजल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या आप मोटर को जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? मोटर को जनरेटर में कन्वर्ट यस सर कर सकते हैं, बट मैंने पढ़ा है, बट मुझे ये याद नहीं आ रहा सर कैसे कर सकते हैं। हॉबीज क्या है? हॉबीज है सर रनिंग एंड जॉगिंग मुझे पसंद है, अपार्ट फ्रॉम इट वाचिंग मूवीज एंड स्विमिंग शुरू किया है। अच्छा, मूवीज में अभी बहुत सारे मूवीज जो है डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जा रहे हैं। यस सर। वैसे जो मतलब थिएटर्स के लिए बने थे या ऐसे डायरेक्टली भी बनाया जाता है, आपको लगता है कि वहाँ सेंसरशिप होना चाहिए? सेंसरशिप ये सर लगता है होना चाहिए सेंसरशिप, क्योंकि उससे ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस एज ग्रुप के लिए हमारा कोई पर्टिकुलर मूवी या कोई पर्टिकुलर वो है। और क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी ऐसा कोई रेगुलेशन सरकार की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि होना तो चाहिए सर। जो एक्टर्स या डायरेक्टर्स वो कहते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी पे रोक लग जाता है अगर सेंसरशिप आती है तो। यस सर। सर तो इस मामले में गवर्नमेंट एज अ स्टेट यूज कर सकती है, एक कमिटी शायद तो सरकार बना सकती है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स कंसर्न को एड्रेस करते हुए कुछ गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क दिया जा सके ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। अच्छा, एक साल करंट अफेयर्स है, अभी तो डिजिटल स्ट्राइक हुई है चाइना के अगेंस्ट सर, तो उस पर आपको क्या लगता है, उससे कुछ नुकसान हम कर सकते हैं चाइना को? सर मुझे लगता है ये एक शॉर्ट टर्म मेजर की तरह हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो भी 59 ऐप्स का इंडियन गवर्नमेंट 59 ऐप्स बैन किए हैं, उससे चाइना को लगभग 17 to 18 बिलियन, क्योंकि 2019 में इन ऐप्स का बिजनेस इंडिया में 17 to 18 बिलियन के आसपास, बिलियन US डॉलर के आसपास था, तो उस उतना तो घाटा हो सकता है। बट ये शॉर्ट टर्म मेजर, क्योंकि हमें इसका हमें इंडिजिनाइजेशन ऑफ इन सारे ऐप्स का इंडिजिनाइजेशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मेजर है, लॉन्ग टर्म मेजर के लिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेजर अगर हम इंडिपेंडेंट रहें, आत्मनिर्भर रहें तो ट्रूली आत्मनिर्भरता पॉसिबल है आज के टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे? नहीं सर, ट्रूली आत्मनिर्भरता तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस रहेगा उतना हम अपनी जीडीपी को, अपने जो भी हमारे बिकॉज इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो जो हमारा पॉपुलेशन उसको दे सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम और ट्रूली बट हम ना इम्पोर्ट दूसरे उससे घटा सकते हैं अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस सही है तो। आपको क्या लगता है इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस पावर एंड इकोनॉमिक डाइवर्जेंस है इंडिया एंड चाइना के उसके बीच है, या परसीव्ड कन्वर्जेंस की वजह से है? इंडिया समहाउ इज मैचिंग अप टू चाइना। सर मुझे लगता है कि ये दोनों अपने अपने लेवल पे सही है, क्योंकि अगर साउथ एशिया का अगर हम जियोपॉलिटिकल वो देखें तो इंडिया ही यहाँ पे दो बड़े पावर्स हैं आज के दिन पे, और चाइना का टेरिटोरियल क्लेम्स इन साउथ चाइना से अपार्ट फ्रॉम लद्दाख एंड भूटान, नेपाल अभी तो अगर हम देख रहे हैं, और इंडिया अपना कोई ऐसा क्लेम नहीं रखता है इन सब जगहों पे, तो ये एक डाइवर्जेंस हो सकता है। एंड कन्वर्जेंस इसलिए मैं मानता हूँ कि
गुड इवनिंग शिवम। तो आपने बैंक वाले क्वेश्चन में ऊपर से प्रेशर की बात की थी, तो ये एथिकल डायलेमा सिविल सर्वेंट को हमेशा हमेशा तंग करते रहेगा, तो आप इस पे क्या कीजिए, कैसे मैनेज कीजिएगा? सर 2-3 एवेन्यूज हैं जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। एक, मैं अपने सीनियर्स से सलाह लेना चाहूँगा कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे पहले से वो सर्विस में हैं, उनको इन सब एथिकल डायलेमास का एक्सपीरियंस है, और मैं उनके सामने अपना पॉइंट रखूँगा कि इस बात पे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस बात से मैं आपके डिसएग्री करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो अच्छी सलाह देंगे, उससे मैं टैकल करूँगा। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं अपने जो मेरे साथ कलीग्स हैं, मैं उनसे भी इस जो भी मेरी डायलेमा चल रही है, या जो मेरे क्लोज कलीग्स हैं, उनसे मैं डिस्कस करूँगा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मुझे लगता है कि लोगों की सलाह से मैं और अपनी बुद्धि विवेक से उसको टैकल कर सकता हूँ, जो भी डायलेमा होगा। सर यूपी से है, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। उसका एक पॉपुलेशन फिगर आपको पता है, यूपी में कितना पॉपुलेशन है आज के टाइम में? सर 2011 सेंसस के हिसाब से 19 करोड़ 96 लाख। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारा डिमांड आ रहा है छोटे छोटे राज्य बनाने का, जैसे हरित प्रदेश हुआ, पूर्वांचल हुआ, इस टाइप का डिमांड हो रहा है, स्मॉल स्टेट डिमांड हो रहा है। तो आपका क्या है, यूपी को डिवाइड कर देना चाहिए छोटे स्टेट्स में? अगर हाँ तो उसके रीजन, अगर नहीं तो उसके रीजंस। सर मुझे लगता है कि डिवाइड करने से पहले जिस रीज़न से ऐसे डिमांड आ रहे हैं, वो रीज़न स्पेसिफिक कोई अगर हम गवर्नमेंट स्कीम से या इस तरीके की से मेजर से अगर शिवम, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो आपने किन्हीं पॉलिटिकल ज्योग्राफिस्ट के बारे में पढ़ा जो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर थ्योरी लिखे हैं? कोई नाम बताइए। पॉलिटिकल ज्योग्राफिस्ट मैकेंडर महान का नाम सुना है आपने? सॉरी सर, मैकेंडर का महान का नाम सुना है आपने? मैकेंडर का सुना है, महान का मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ओके, ये अपने हॉबी में लिखा हुआ जॉगिंग एंड रनिंग, राइट? यस सर। तो जॉगिंग एंड रनिंग में फिजिकल एफर्ट जो मारते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है जो करते हैं जॉगिंग एंड रनिंग? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस इन फिजिकल एफर्ट बीइंग मेड बाय द इंडिविजुअल। सर जॉगिंग एंड रनिंग में फिजिकल एफर्ट का डिफरेंस ये होता है कि रनिंग में आपको ज़्यादा फिजिकल एफर्ट लगता है, बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पे दौड़ना होता है। फॉर एग्जांपल आपको 100 या 200 मीटर्स का अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है पर्टिकुलर टाइम में। जॉगिंग में आपका फिजिकल एफर्ट कम लगता है, बिकॉज एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जॉगिंग में आपको फिजिकल एफर्ट कम लगता है सर, कंपेयर टू रनिंग। तो आज के टाइम में जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो देयर हैज बीन डिबेट गोइंग ऑन कि क्या जॉगिंग मास्क के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर रिपोर्ट्स कि ये हेल्थ वाइज अफेक्ट कर सकता है इंडिविजुअल को। व्हाट डू यू सजेस्ट इंडिविजुअल, बिकॉज यू आर इन हैबिट ऑफ जॉगिंग एंड रनिंग, तो अगर जॉगिंग कोई कर रहा है उसको मास्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर मास्क पहन के जॉगिंग करने से आपका जो क्योंकि जॉगिंग करते के टाइम आपका रेस्पिरेटरी जो वो है प्रोसेस है वो परफेक्टली काम करना चाहिए, तो मास्क वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में थोड़ा सा बाधा डाल सकता है। तो जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करना चाहिए मास्क पहन के जॉगिंग करना। बट कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको एक पर्टिकुलर अल्टीट्यूड पे आपको जॉग करना है, तो आप मास्क पहन के जॉगिंग कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रैक्टिस अगर करनी है आपको। Last two question related to in UP only. Geography basically. So what are the locational factors which favor the food processing industry in UP? यूपी में बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो क्या क्या लोकेशनल फैक्टर है जो उसको परस्यू करता है, फेवर करता है यूपी के रिस्पेक्ट में? सर 2-3 फैक्टर्स हैं जो फेवर करता है। एक तो यूपी का प्रॉक्सिमिटी विद नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि एक अच्छा कंज्यूमर मार्केट है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे मिनरल का कोई वो नहीं है, और
जो एग्रीकल्चर हमारा वो है, रूरल एरिया यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वो हमारे यहाँ पे पास में है। तो काफ़ी ईस्टर्न या वेस्टर्न यूपी किसी भी जगह एग्रीकल्चर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें यूपी नंबर 1 पे है इंडिया में। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। बोला शुगर केन में यूपी नंबर 1 पे है, बट अगर शुगर की बात किया जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है. Yes, What is the difference? What are the reasons for this? सर इसके 2-3 प्राइमरी रीजन है कि जो महाराष्ट्र का एरिया के आसपास जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है उसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है. दैट ड्यूरेशन नाम मुझे नहीं याद आ रहा है क्या बोलते हैं उसको, बट वो ड्यूरेशन लॉन्ग होता है एंड उसकी वजह से उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है सर उसकी. ये एक विवेक सर. हाँ ओके शिवम, काफी अच्छा रहा आपका इंटरव्यू और आई थिंक वी मस्ट कंक्लूड हियर. ये सर. आप एक पिछले बार से तो काफी इम्प्रूवमेंट है, अब शायद सीरियसनेस भी आ गई होगी बिकॉज आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है. यू हैव टू फेस अ रियल इंटरव्यू नाउ. और एक दो सजेशंस थे बस कि लाइक कहीं कहीं जो इश्यू बेस्ड क्वेश्चन थे ना, जैसे संतोष ने जब पूछा था पुलिस क्रिमिनल नेक्सस पे, तो काफी मीन्स लाइक वहाँ पे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग आपका ये रहना चाहिए, मतलब यू कैन शो योर मीन्स लाइक आप क्या कहना चाहते हैं, क्लियर, इट हैज टू बी वेरी क्लियर, है ना वहाँ पे. और कहीं भी कुछ और भी क्वेश्चंस थे एक दो, जैसे देयर आर ट्रिकी क्वेश्चंस, जैसे ग्लोबलाइजेशन वाले क्वेश्चंस थे, आत्मनिर्भर वाले क्वेश्चंस, तो वहाँ पे मतलब वो क्वेश्चन ढूंढ कई बार ना मौका मिलता है एक दो क्वेश्चन जहाँ पे आप अच्छा आंसर सॉल्व दे सकते हैं. बाकी आई थिंक यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट और काफी अच्छा ही रहा. ठीक है, बाकी संतोष बताइए. मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मैंने पूछा था कि बीटेक बाद बैंक एंड जो सिविल सर्विस है, तो उसका आंसर एकदम शॉर्ट कर दीजिए. मे बी आपने सिविल सर्विस की तैयारी बैंक ज्वाइन करने के बाद सोची, ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. यस सर. पीयर प्रेशर का बात थोड़ा सा वो नहीं रहता, पेरेंटल प्रेशर, ये सब भी जो है ना वो थोड़ा नॉन इश्यू है. अपना पर्सनली आंसर होना चाहिए, भले एक्चुअल रीजन जो भी रहा हो. ओके. और जब एकदम से क्लियर क्वेश्चन हो कि एकदम, तो वहां पे सोच के जवाब दीजिए. एक दो लाइन बोल के बाकी चीजें गायब हो जाती है ना. एकदम फोकस क्वेश्चन इंडिया चाइना पे आ गया कुछ भी ऐसा, तो यस सर. ठीक है. पिछली बार के कंपैरिजन मेरे को लगा पिछली बार कंपैरिजन में वे बेटर था. आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, नो डाउट अबाउट दैट. अच्छा लगा जो आपने बोला, जैसे पब्लिक गुड हो रहा है, तो बेसिकली प्रेशर होता है दो तरह से. एक होता है काम करने का प्रेशर जो कि जायज है, वो पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको प्रेशर डालना भी चाहिए. यस सर. इलीगल चीज को नहीं करना है और लीगल चीज पर आराम से करना, तो वो प्रेशर को बल्कि वेलकम करना चाहिए. वो तुम जो बोले पब्लिक को कॉम्प्रोमाइज तुम नहीं कर रहे, तुम बल्कि जा रहे हो, जो तुम्हारा काम है वो कर रहे हो, तो दैट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, सो यू आर डूइंग गुड. बाकी ज्योग्राफी पे थोड़ा सा कांड, हम बोले वाले ज्योग्राफी में यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, यस सर. बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ समथिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट. ओके. जैसे मान लो चाइना का इश्यू है, तो अगर तुम पॉलिटिकल ज्योग्राफी बोलते हो तो स्पाइकमैन को लाते हैं. स्पाइकमैन क्या बोलता है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, अगर कोई ज्योग्राफर आ सकता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है उस टाइप का. और अपने जो आपका प्रोफाइल है उस पर अपने से बैठ के एक बार डायरी बनाइए. आई एम श्योर आपने किया होगा, उसमें से किस पे काम नहीं किए होंगे, तो एक टॉपिक उठाइए, उस पर जितना क्वेश्चन सोच सकते हैं खुद से, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी का हेल्प में तो उसको वो जरूरत नहीं है. नंबर क्वेश्चन बनाइए, उसका आंसर पिन पॉइंट बनाइए, ताकि आप गड़बड़ ना कर दे आंसर देते वक्त. सबका आंसर आपको पता है, बट आप लिख लीजिएगा तो आपको वो आसान रहेगा. बाकी आई एम श्योर विवेक सर, इसमें एक अगली बार जब आपको मॉक इंटरव्यू अगर होता है तो एक नया पैनल बनाया जाए जिसमें 3 नॉन टोकनाइजल, हम लोग नहीं रहे, हम नहीं रहे, तो उस पर आपका रिस्पॉन्स और ज्यादा दिखेगा कि कैसे आप चेंज हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. डेफिनेटली ये वाला ध्यान रखेंगे हम लोग. और ये एक पॉइंट जो इनफैक्ट अभी लोग बहुत अच्छा नोट किया कि कॉम्प्रोमाइज है सिचुएशन. एक्चुअली कई बार खुद को नहीं पता होता है, बीइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन आपको खुद नहीं पता है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच नॉलेज, इंफॉर्मेशन. कोई जरूरी नहीं है, या फिर आप उस सिचुएशन कहीं पढ़े नहीं है एक्चुअली. तो इट वाज गुड एक्चुअली. मैं अभी तो बहुत अच्छा है, और ये सेशन काफी वेल टेकन है अभिनव का, कि इट हैज टू बी वेरी डिफरेंट. उसमें शायद अलग रिस्पांस रहेगा शिवम का, है ना. विश यू ऑल द बेस्ट.
ठीक है, हम लोग यही कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो अच्छा, कुछ पूछना है शिवम? यस सर, यस सर। हाँ पूछिए। सर जैसे ये यूपी का जो इशू वाला क्वेश्चन था पुलिस वाला, तो उस पे हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं लाइक? डायरेक्ट मैं आंसर इसमें बोलूंगा जो प्रकाश सिंह कमेटी का कुछ रिकमेंडेशन है उसी को बोल दीजिए 2-3 अच्छा। हाँ बिल्कुल देखो सही अपने है, वर्ड्स में आपने अपने बोला, वर्ड में। बिल्कुल। देखो इसमें कोई डिनाई फैक्ट नहीं है कि पुलिस और क्रिमिनल का नेक्सस नहीं है, एकदम सही फैक्ट है ये, अभी पॉलिटिशियन का नेक्सस नहीं है। अगर नहीं होता तो इन्हीं इश्यूज पे इतने सारे कमिटीज थोड़ा बनते हैं, ठीक है, उसमें बोलने में कोई इशू नहीं है, बस अपने वर्ड्स को उसी को बोल देना है। जुडिशियल वाला भी इशू डाल सकते हो कि ठीक है, ठीक है, इंक्वायरी बैठती है कई बार, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। कई बार होता है ना कि जैसे मेंस में जब लिखते हैं हम लोग कि पुलिस रिफॉर्म के बारे में आया तो कंक्लूड कर दिया जुडिशियल रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, ठीक है ना, उस तरह का तो थोड़ा सा एक्सपांड कर देना और कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमेशा ये बोला कि सब चोर है, इस तरह का कहीं नहीं आना चाहिए। अब हाँ कुछ ऐसे हाँ होते हैं सही। क्योंकि वहां पुलिस हो सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते कि पुलिस है ही नहीं, बट दे हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे नेक्सस दिखता है, तो हमको प्रिकॉशन वाइज करना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्ट हमेशा होना चाहिए। कोई भी संस्था, कोई भी सिस्टम सब बदमाश नहीं होता है, अच्छा और होता है एक बुरा। एक सिस्टम अकेले नहीं रन करता है ना, जैसे जुडिशियल का इससे बात किया क्योंकि मेनी सिस्टम्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, वैसे सारे सब सिस्टम्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और अफेक्ट करते हैं, है ना, तो इट्स ओके फाइन। जैसे ठीक है यूपी शिवम। वाले क्वेश्चन में भी एक मिनट जो बोल दिए थे ना कि यूपी में कोई मिनरल नहीं होती है, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। ये गलत। अगर हाँ बनारस मिर्जापुर के आसपास की जो चीजें हैं या सिंगरौली सिंगरेनी ये सब है उसका अच्छे खासे कोल और ये सब चीजें मिलता है, बात तो सही कुछ है। भी एकदम ड्रास्टिक नहीं बोलना है। यूपी के पास तो अपने आप ही इतना बड़ा मार्केट है, और आई थिंक जो वो शुगर केन वाला आंसर था ना उसमें शायद एक बड़ा जो फैक्टर है कि यूपी का बहुत सारा पार्ट जो है वो गुड़ और खंडसड़ी बनाने बिल्कुल में चला बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। तो इसलिए शुगर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, शुगर केन जबकि ज्यादा है इसलिए। ओके। दूसरा वो क्रशिंग वाला भी रीजन है, परसेंटेज वाला भी रीजन है, ठीक है। राइपनिंग टाइम का भी साथ कुछ इशू है ना, हम्म। ये मुझे याद नहीं आ रहा। ओके। ठीक है शिवम। तो यूपी स्पेसिफिक चीजों पे थोड़ा फोकस कीजिए क्योंकि बिहार यूपी में वो अलग ही झगड़ा होगा वहाँ। ठीक है। ठीक है।